स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशंस और उसके टाइप। तीन चीज़ें देखेंगे। पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, दूसरा रिलेशन किसे बोलते हैं, और तीसरा देखेंगे उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, ये तीनों टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। तो ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं? तो ऑर्डर्ड पेयर, आप ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर एक सेट होता है, सिंबल होता है A, B, और इस सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स आते हैं। एक तो आता है सिंगलटन A और आता है A, B टाइप का एलिमेंट। ठीक है, दो सेट्स उसके एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे डिफाइन करने से एक बेनिफिट हमें जो देखने को मिलता है वो हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन एक टर्म करते हैं, वो हम करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? तो अगर हमें A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है और C, D एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहलाएंगे? तो अगर आप डेफिनेशन लगाओ जो हमने ऊपर लिखी है, तो A, B ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? A, B ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक सेट जिसके अंदर हमारे पास सिंगलटन A आएगा और A, B आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट का मतलब। और C, D सेट का मतलब क्या होगा? C, D सेट का हमारे पास मतलब होगा कि उसके अंदर एक तो सिंगलटन C एलिमेंट आएगा और C, D टाइप का एलिमेंट आएगा। अब इन दो सेट को देखो इक्वल होना है। हम बात कर रहे हैं ना इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, तो इन दो सेट को इक्वल होना है। ये सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनके अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम हो। तो देखो, जो अकेला एलिमेंट है वो अकेले एलिमेंट के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि ए सेट इक्वल टू सी सेट, और अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या कि ए और सी को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर A, B और C, D अगर इक्वल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A, B वाला सेट जो है और जो C, D वाला सेट है ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो इनके अंदर के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो क्योंकि देखो ए तो सी के इक्वल था, तो अगर आप यहाँ पे ए को सी से रिलेट करो तो बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा? डी के। तो बी और डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ना, वैसे भी हमें पता था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैंने प्रूव करा ना, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। ऐसे इसको समझना। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमने देख लिया, ऑर्डर्ड पेयर की क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का। तो जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक सेट ही होता है। कैसा सेट होता है? इसको सिंबल होता है A, B। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ए वाला, वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर एग्जांपल के लिए ए सेट आप ले लो, इसके अंदर दो एलिमेंट लो 1, 2, और मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको इस टाइप से डिनोट कर देता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा समझने के लिए। दो सेट ऐसे ले लो, इसके अंदर 1, 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2, 3 टाइप का एलिमेंट। तो अगर मैं ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर मैं यहाँ पे A, B को डिफाइन करूँ तो A, B के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। तो देखो, पहले 1 को 2 से मैप कर सकते हैं, तो 1, 2। ध्यान रखना, जो मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ ना वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। फिर मैं 2 को भी 2 से मैप कर सकता हूँ, तो 2, 2 भी इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं 1 को 3 से मैप कर सकता हूँ, तो 1, 3 भी इसके अंदर आ जाएगा। और फिर मैं 2 को 3 से मैप कर सकता हूँ, तो 2, 3 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का नाम जो होता है ऑर्डर्ड पेयर, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, देखो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये तो फर्स्ट वाले सेट से आ रहे हैं। और जो इसके अलावा हमारे पास ये सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास सेकंड वाले पार्ट से आ रहे हैं। तो इस वजह से ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, हेंस नेम ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं? A, B टाइप के आते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला जो ए होगा वो ए वाले सेट से होगा और सेकंड वाला कंपोनेंट बी वाले सेट से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको देखते हैं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि A, B और B, A दोनों की कार्डिनैलिटी इक्वल होती है। अगर आप ए से लेकर बी में, ए और बी दो सेट लो
और आप ए क्रॉस बी निकालो और अगर आप बी क्रॉस ए निकालो तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम आते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आर है, थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना कि अगर ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आर है तो अगर मैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर कॉमन है तो अगर आप उन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए टाइप में, और तब आप देखो कि उनका इंटरसेक्शन में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो वो आर स्क्वायर होने वाले हैं, ठीक है। इसका प्रूव होता है, प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखो कैसे, अगर मैं ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक बार तो ए बी के साथ चला गया, एक बार ए सी के साथ चला गया, और जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट था उसको उन्होंने चेंज करके नॉर्मल सेट बन गए बी और सी, ठीक है। तो ऐसे इसको हम समझना है हमें। तो अब हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस किसे बोलते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन ये बाइनरी रिलेशन, इसका मतलब क्या। तो रिलेशन और कुछ नहीं, रिलेशन बस सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सबसेट तो हमने पढ़े हैं ना, सबसेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो सेट के अंदर आते हैं। तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और अगर ए और बी को सेम ले लो तो ए क्रॉस ए के इक्वल ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। और ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। कैसे रिलेशन को, जिसमें हमारे पास रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, और नॉर्मल रिलेशन जो रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर n एलिमेंट है। फिगर कुछ ऐसी होगी इसकी, ए सेट बी सेट, ए सेट के अंदर टोटल m एलिमेंट, बी सेट में टोटल n एलिमेंट। तो मेरे को ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, ए से लेकर बी सेट में टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस बनता है 2⁻m × n। कितने बनते हैं टोटल रिलेशंस, 2m × n टाइप। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया, इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशन की डायरेक्शन होती है। रिलेशन हैज़ डायरेक्शन। अच्छा, रिलेशन की डायरेक्शन होती है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ से हमें पता चलेगा। तो रिलेशन की जो डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ, किसकी वजह से, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से। कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ए कॉमा बी अगर लिखा है और सी कॉमा डी लिखा है तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इक्वल नहीं होते हैं ऑलवेज। वैसे ही सी कॉमा डी, और अगर मैं डी कॉमा सी लिख दूँ तो वो भी इक्वल नहीं होते हमेशा। इसका मतलब क्या सेंस है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, वैसे ही रिलेशन में भी किस सेट से किस सेट में जा रहे हो, इस वजह से रिलेशन की डायरेक्शन होती है और रिलेशन डिफरेंट सेट में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम देख रहे हैं डोमेन ऑफ रिलेशन किसे बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर हम ले लें डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आता है ऑर्डर्ड पेयर का, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आता है। और अगर आप रेंज ऑफ आर की बात करो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आता है। तो डोमेन बोलते हैं फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट को और रेंज बोलते हैं सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशंस के टाइप कितने होते हैं। तो देखो, रिलेशन हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमारे पास रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेट नहीं करना चाहिए, ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब होता है कि ए के अंदर का हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए बी के हर एक एलिमेंट से, ठीक है। और एग्जाम्पल से आप इसको रीड कर सकते हो, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप रीड कर लेना कि अगर हम रिलेशन डिफाइन करें ए कॉमा बी टाइप का, जिसमें सब जो ए माइनस बी है वो इंटीजर होना चाहिए, तो इस केस में हमारे पास जो ये रिलेशन बनेगा वो एक यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ए और बी सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे।
तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन होता है जो एक सेट से दूसरे सेट में होता है, और दोनों सेट जो हमारे पास हम लेंगे, अगर आपने फर्स्ट सेट ए लिया है तो सेकंड सेट भी हमें लेना पड़ेगा ए से लेकर ए में जो रिलेशन होता है, और डिफाइन कैसे होता है? डिफाइन ऐसे होता है यहाँ पे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए और बी बराबर होने चाहिए। जितने भी ए कॉमा बी ए में हों तो ए और बी दोनों उस केस में बराबर होने चाहिए, उनको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आप ऐसे समझ लो कि अगर आप दो सेट लो ए और बी, और आप यहाँ पे जितने भी मान लो दो एलिमेंट है 1 2, तो 1 1 पे मैप हो, 2 2 पे मैप हो सिर्फ, तो इसमें जो सेट जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 और 2 तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही मैप हो। तो वही लिखा है कि ए और बी को इक्वल होना पड़ता है। जितने भी ए और बी सेट ए में होंगे उन सब केस में ए और बी को हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। देखो ना, ए और बी को हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। इसके बाद जब हमने इस चीज़ को पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जितने भी ए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर है, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ए कॉमा ए तो होना ही होना चाहिए। यहाँ से एक प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा है वो सबसेट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर आइडेंटिटी तो आना ही आना चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कार्डिनैलिटी से हमेशा क्या होंगे, कम होने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारे पास अब है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं। तो इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर होंगे ए कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का उल्टा, रिफ्लेक्सिव में बोला था कि ए कॉमा ए आर में होने चाहिए, इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए कॉमा ए आर में नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हो। किस एग्जाम्पल को? एक सेकेंड, हाँ, तो आप पढ़ सकते हो इस रिलेशन को। अगर मैं R1 रिलेशन डिफाइन करूँ जिसमें ए बी से छोटा है और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर है इसमें ए बी से छोटा होगा? कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर? तो इसमें एक तो आएगा 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4। इन सब इस टाइप के एलिमेंट लेने हैं जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकेंड वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन बन के आएगा वो इररिफ्लेक्सिव होगा। इसके अंदर आप देख सकते हो कभी भी 1 1 नहीं आएगा, कभी भी 2 2 नहीं आएगा, कभी भी 3 3 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने इररिफ्लेक्सिव भी समझ लिया। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट देखो। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल और है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और अगर आप सिंगलटन सेट ले लो वो भी हमारे पास क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक डेफिनेशन और है कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो तो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव हो जाता है। इररिफ्लेक्सिव में बताया था ना कि ए कॉमा ए नहीं आने चाहिए, वो तभी हो सकता है अगर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। तो हमें इररिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशंस किसे बोला करते हैं हम लोग। तो देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ, पहले तो कुछ पॉइंट है उसको मेंशन कर देता हूँ, पहले इनको देख लो। जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे नहीं होते हैं, आर नॉट कन्वर्ट्स ऑफ ईच अदर। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बस ये बोल रहा है कि ए कॉमा ए आना चाहिए, इररिफ्लेक्सिव बोल रहा है ए कॉमा ए नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इसमें ए कॉमा ए आए भी और एक्स्ट्रा भी आए, इसमें भी हो सकता है कि ए कॉमा ए नहीं आए, एक्स्ट्रा आ जाए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वो ये चीज़ कि जो एम्प्टी सेट होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और वो इररिफ्लेक्सिव भी होता है। एम्प्टी सेट रिफ्लेक्सिव भी होता है और इररिफ्लेक्सिव भी होता है। इसके अलावा अगर मैं एक सेट लूँ, देखो 1 1 और 1 2, ये हमारे पास जो सेट हमने बनाया है ये सेट हमारे पास, ये ना ही हमारे पास रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारे पास इररिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि सारे के सारे 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव में 1 1 नहीं आना चाहिए।
तो ये इररिफ्लेक्सिव तो हो गया, पर ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, और चीज़, अभी हम जब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक करेंगे ना, तो हम वापस से इस पॉइंट पे भी आएंगे। ठीक है। उससे पहले आप सिमेट्रिक रिलेशन देख लो, सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आई थिंक छूट गया, तो अपने पे लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर हमारे पास क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है तब बी कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए, ये एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का थोड़ा अपोजिट सा लग रहा है। सिमेट्रिक बोल रहा था कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए आर में, और हमारे पास एसिमेट्रिक बोलता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छा एग्जाम्पल दूँ, अच्छा एग्जाम्पल देखो ये रहा, अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का सेट जो है वो हमारे पास जो है वो देखो कैसा सेट है, जितने भी ए है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और रिलेशन ले लिया मैंने बीइंग फादर। तो आपको ये पता है कि भाई कोई भी एलिमेंट अगर आप लो, अगर आप ए एलिमेंट पिक करो तो ए वाले सेट से, तो ए सेट में तो सारे ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, तो ए भी क्या होगा, ह्यूमन बींग होगा। तो कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर ए बी का फादर है, अगर मैं ए कॉमा बी अगर आर में है, इसका मतलब क्या कि ए जो है वो बी का फादर है, क्योंकि रिलेशन है बीइंग फादर। तो बी तो ए का फादर कभी नहीं हो सकता ना, फादर तो एक ही होता है। ए बी का फादर है तो बी ए का फादर थोड़ी हो सकता है। तो ए कॉमा बी आर में है पर बी कॉमा ए आर में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो हमारे पास है वो एसिमेट्रिक रिलेशन के अंदर काउंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना कि रिलेशन जो है बीइंग ह्यूमन बीइंग ऑन अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स पर रिलेशन डिफाइन करें बीइंग फादर, तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक पढ़ लिया, एसिमेट्रिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी आर में है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। इतनी कंडीशन तो हमारे पास एसिमेट्रिक में भी थी, बस चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि अनलेस ए इक्वल टू बी, जब तक ए और बी बराबर ना हो। तो ये बोल रहा है कि ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए, पर कब तक, जब तक कि ए और बी इक्वल ना हो, तब तक ये काम आप मान सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल के अब देख लो क्या लिया। एग्जांपल में हमने लिया ए बी से रिलेटेड होगा, एक ऐसा सेट लिया जिसमें ए बी से रिलेटेड है, जहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है, और ए बी कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर मैं बी की वैल्यू को भी ए ले लूँ तो ए डिवाइड ए, ये तो कोई हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता है, ये हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए आर में होगा हमेशा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर ए कॉमा ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी आर में है, मतलब क्या कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये बात तो कन्फर्म है ना। तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा, बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। बी डजंट डिवाइड ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये बात तो कंफर्म है कि दूसरा वाला बड़ा रहा होगा पहले वाले से, या बराबर रहा होगा। तो बी कभी भी ए को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये बात कंफर्म है। और अगर कर रहा है तो फिर फर्स्ट वाली कंडीशन ही होनी पड़ेगी। तो एक बार इस रिलेशन को फिर से देखना कि ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये रिलेशन जो हमारे पास है वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि हमारे पास अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं हो रहा है, पर कब तक नहीं हो रहा है, जब तक कि ए और बी बराबर नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, इसको देखना। एसिमेट्रिक रिलेशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इररिफ्लेक्सिव होते हैं। एसिमेट्रिक रिलेशन जो होते हैं वो इररिफ्लेक्सिव होते हैं। एसिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव बहुत सिंपल है कि अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। और अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा सी आर में नहीं होना चाहिए जब तक कि ए कॉमा सी आर में ना हो। ये दो डेफिनेशन है जो हमें ट्रांजिटिव रिलेशन में पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।